Hello students, welcome to CR International School online study system. I hope all of you will be fine at home, stay safe. We are doing economics पढ़ रहे थे हम बेटे। जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसकी PDF या फोटो खींच के आपको भेजा जाएगा, जिससे कि आप वीडियो को पढ़ भी सकें और आपके सामने एक मटेरियल भी होगा, सब्जेक्ट मैटर भी होगा, जिससे आप उसे समझ भी सके। तो आप चिंता ना करें, आपको फोटो या फिर PDF में ये सब कुछ भेजा जाएगा। तो देखिए, हमारा आज का टॉपिक है स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का क्षेत्र कितना है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या चीजें पढ़ी जाती है, क्या क्या इसका स्कोप है। तो स्कोप के अंडर हम तीन मेन इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कि स्टैटिस्टिक्स का नेचर कैसा होता है। नेचर इन द सेंस कि स्टैटिस्टिक्स साइंस है या आर्ट्स है, ठीक है, या दोनों ही है बेटे। फिर हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कि स्टैटिस्टिक्स में जो सब्जेक्ट मैटर होता है, मेन मुद्दा होता है, वो क्या होता है। और फिर हम पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो शुरुआत करते हैं नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स पर। तो नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स में हमें पढ़ना है कि स्टैटिस्टिक्स इज वेदर इट इज अ साइंस और इट इज एन आर्ट। साइंस है या फिर ये आर्ट है या फिर ये बोथ है। तो मैं आपको कंक्लूजन बता देता हूं, सीधा ही कंक्लूजन पर आते हैं कि स्टैटिस्टिक्स बोथ है। इट इज कॉल्ड साइंस एज वेल एज इट इज कॉल्ड आर्ट। तो आर्ट और साइंस दोनों ही से मानी जाते हैं बेटे। देखिए, साइंस के रूप में साइंस बिकॉज, ठीक है, साइंस क्यों मानी जाती है कि स्टैटिस्टिक्स के अपने मेथड होते हैं, इसे भी एक साइंटिफिक तरीके से, ठीक है, मैनर वाइज कलेक्ट किया जाता है। लास्ट वीडियो मैंने बताया था 5 स्टेप होते हैं आपके स्टैटिस्टिक्स डाटा को कलेक्ट करने के। पहला स्टेप था कलेक्शन ऑफ डेटा, सेकंड था आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटाज, थर्ड था प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, फोर्थ था एनालिसिस ऑफ डेटा और फिफ्थ था इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो क्योंकि इसके वेरियस स्टेप होते हैं, स्टेजेस होते हैं, सिस्टमेटिकल मैनर में इसे कलेक्ट किया जाता है, इसीलिए इसे हम क्या कह सकते हैं, साइंस कह सकते हैं। कि तो स्टैटिस्टिक्स इज बोथ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। एज अ साइंस स्टैटिस्टिक्स स्टडी न्यूमेरिकल डेटा इन अ साइंटिफिक और सिस्टमैटिक मैनर। तो क्योंकि साइंस के रूप में जो न्यूमेरिकल डेटा है उन्हें सिस्टमैटिक रूप से स्टडी किया जाता है, साइंटिफिक मैनर में स्टडी किया जाता है, इसलिए इसे साइंस कहा जाता है। इट इज एन आर्ट स्टैटिस्टिक्स बिकॉज इट रिलेटेड टू क्वांटिटेटिव डेटा टू रियल लाइफ प्रॉब्लम। तो इसलिए आर्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि साइंस जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं उन्हें हम रियल लाइफ से जोड़ते हैं, रियल लाइफ में उसका महत्व या उसका सिग्निफिकेंस हम देखते हैं। और किसी भी चीज को आपने जो सीखा है उसे रियल लाइफ में यूज करना, उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना आर्ट्स कहलाता है, ठीक है। जैसे देखिए, एक म्यूजिशियन जो होता है वो म्यूजिक सीखता है, ठीक है, जाकर पढ़ाई करता है म्यूजिशियन की, म्यूजिक की, और फिर उसे प्रैक्टिकल लाइफ में आके अप्लाई करता है, पियानो बजाता है भाई, फ्लूट वगैरह बजाता है, तो उसे हम आर्ट कहते हैं। तो एक स्टैटिशियन होता है, वो भी सेम कार्य करता है, पहले उन डाटा को कलेक्ट करता है और फिर उन्हें रियल लाइफ प्रॉब्लम से जोड़ता है। जैसे प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एक रियल लाइफ सिचुएशन प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ लिटरेसी, प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन, ये सारी रियल लाइफ प्रॉब्लम है। तो इन्हें रियल लाइफ प्रॉब्लम से जोड़ा जाता है, इसीलिए जो स्टैटिस्टिक्स है वो एक आर्ट भी कहलाती है, ठीक है। तो नेचर में आपने देख लिया कि स्टैटिस्टिक्स दोनों ही है, साइंस एज वेल एज आर्ट। साइंस क्यों है, क्योंकि इसके अपने मेथड होते हैं, इसकी अपनी टेक्निक होती है, ठीक है। और आर्ट क्यों है, क्योंकि एक स्टैटिस्टिशियन जब डेटा कलेक्ट करता है तो उसे रियल लाइफ प्रॉब्लम से जोड़ता है। आगे जाइए, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स 2 टाइप के होते हैं आपके। एक होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और दूसरा होता है इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। देखिए, इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में तो सीधा तौर पर कंक्लूजन या निष्कर्ष या डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। जबकि जो डिस्क्रिप्टिव, देखो कल मैंने आपको 5 स्टेप बताए थे स्टैटिस्टिक्स के। 5 स्टेप में एक बार फिर से पढ़ देता हूं। कलेक्शन ऑफ डेटा था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा था, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा था, एनालिसिस ऑफ डेटा था और लास्ट में था इंटरप्रिटेशन या कंक्लूजन ऑफ डेटा। तो जो लास्ट का स्टेप था कंक्लूजन, वो तो आपका जाता है इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में। जब सब चीजें इकट्ठी कर ली जाती है, लास्ट में डिसीजन लेने की बारी आती है या कंक्लूजन ड्रॉन करने की बारी आती है, तो उसे हम कहते हैं इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। और पहले जो 4 स्टेप थे जिसमें कलेक्शन ऑफ डेटा आया था, कलेक्शन के बाद हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा किया था, उसके बाद एनालिसिस ऑफ डेटा हमने किया था, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा किया था। ये 4 स्टेप आते हैं आपके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में।
तो दो तरह का सब्जेक्ट मैटर होता है स्टैटिस्टिक्स का, डिस्क्रिप्टिव एज वेल एज इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो मैं पढ़ देता हूं एक बार आपके लिए कि भाई डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू दोज मेथड विच आर यूज। तो इसमें वो मेथड यूज किए जाते हैं जिसमें कलेक्शन ऑफ डेटा किया जाता है, भाई आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है, क्यों? कंक्लूजन ड्रॉन करने के लिए, ठीक है। आंकड़े इकट्ठे करने के बाद उनको प्रेजेंटेशन किया जाता है, पाई चार्ट के थ्रू, बार डायग्राम के थ्रू, टेबल के थ्रू प्रेजेंटेशन की जाती है और फिर उनके बाद एनालिसिस उनका किया जाता है। दीज मेथड लेड टू सच एस्टिमेशन एज मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसमें जो सेंट्रल टेंडेंसी आपकी होती है, मीन, मीडियन, मोड हो गया, ठीक है, इन सब को पढ़ा जाता है। देखिए एवरेज निकाली जाती है, मार्क्स की एवरेज आती है, ठीक है, इनकम की एवरेज निकल कर आती है, एक्सपेंडिचर की एवरेज निकल कर आती है। तो ये सारी एवरेज के साथ डील करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो यह मीन, मीडियन, मोड पढ़ा जाता है। इसके बाद डिस्पर्सन यानी कि वेरिएशन, चेंज कितना आ रहा है वही डाटाज में, ये पढ़ा जाता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड व्हेन यू एस्टिमेट एवरेज हाइट ऑफ द सेकेंडरी स्टूडेंट्स इन योर क्लास। तो आप अपनी क्लास के स्टूडेंट्स में एवरेज हाइट निकाल रहे हो बेटे, तो हाइट निकाल रहे हो तो इसका मतलब हम मीन का यूज कर रहे हैं, एवरेज का यूज कर रहे हैं, वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। कौन सी स्टैटिस्टिक्स है? डिस्क्रिप्टिव। लाइकवाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड व्हेन यू फाइंड दैट मार्क्स इन साइंस एंड मैथ्स ऑफ द स्टूडेंट इन ऑल क्लासेस आर इंटीमेटली रिलेटेड टू ईच अदर। आप ऐसे भी देख सकते हो भाई कि जो साइंस और मैथ्स के मार्क्स है वो आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, जो बच्चा मैथ्स में होशियार है, मैथ्स में इंटेलिजेंट है, वो साइंस में भी इंटेलिजेंट होगा, या फिर जो बच्चा साइंस में वीक पड़ जाता है वो शायद मैथ्स में भी वीक पड़ जाएगा। तो इस तरह से ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पढ़ी जाती है। अब देखिए इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होती है। सो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू ऑल सच मेथड बाय विच कंक्लूजन आर ड्रॉन। तो मैंने पहले ही बता दिया था, वो सारे मेथड काउंट किए जाएंगे जिससे कंक्लूजन या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। सो कंक्लूजन आर ड्रॉन रिलेटिंग टू द यूनिवर्स और पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन सैंपल। तो सैंपल आपको गिवन होते हैं, ठीक है, उन सैंपल को देखकर आपको कंक्लूजन या निष्कर्ष निकालना पड़ता है, वो आपकी इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहलाती है। फॉर एग्जांपल देखिए इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का, इफ योर क्लास टीचर एस्टिमेट एवरेज हाइट ऑफ एंटायर क्लास, कि आपका क्लास टीचर जो है पूरी एंटायर क्लास की एवरेज हाइट निकाल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज वेट। तो देखिए वेट के बेस पर यानी कि वजन के हिसाब से आपकी हाइट को मेजर किया जा रहा है, हाइट को मापा जा रहा है, हाइट का एस्टिमेशन लगाया जा रहा है। तो इसका मतलब हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं, वेट से हाइट का कंक्लूजन निकाल रहे हैं। तो ये किसका सब्जेक्ट मैटर आ जाएगा? ये इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का। किसका? इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का। थर्ड पॉइंट हमें पढ़ना है स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंडर लिमिटेशन, यानी कि कमियां क्या है स्टैटिस्टिक्स की। बेटे स्टैटिस्टिक्स भी पूरी तरह से ट्रू नहीं होती, इसमें भी थोड़ी बहुत कमियां हमें दिखाई देती है। पहली कमी देखिए, स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल डाटाज ओनली, स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। तो हमने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था कि जो स्टैटिस्टिक्स होती है उसमें केवल और केवल न्यूमेरिकल डाटास को ही पढ़ा जाता है। जो क्वालिटेटिव डाटास होते हैं, क्वालिटेटिव यानी गुण, यानी गुणों के आधार पर जब हम किसी चीज को कंपेयर करते हैं उनका स्टैटिस्टिक्स में कोई रोल नहीं होता। जैसे रिच एंड पुअर हो गया, होनेस्टी एंड डिसहोनेस्टी हो गई, फ्रेंडशिप हो गई, विजडम हो गई, ठीक है, हेल्थ हो गया, पैट्रियोटिज्म हो गई या जस्टिस हो गई, ये सारे क्वालिटेटिव फैक्ट होते हैं। इन फैक्ट का स्टैटिस्टिक्स में कोई आधार नहीं होता। स्टैटिस्टिक्स केवल न्यूमेरिकल डेटाज या फिर क्वांटिटेटिव डाटाज के साथ ही डील करती है बेटे। तो ये इसकी पहली कमी है भाई। जबकि क्वालिटेटिव डाटाज गुण भी बेटे एक इंपॉर्टेंट चीजें होती है कंक्लूजन निकालने के लिए, बट स्टैटिस्टिक्स उसे काउंट नहीं करती, ये इसकी पहली कमी है। दूसरी देखिए स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली। तो जब हमने आपको फीचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स बताया था तो हमने बताया था कि स्टैटिस्टिक्स में एग्रीगेट किया जाता है, सभी चीजों को इकट्ठा किया जाता है। मैंने आपको बताया था ए सिंगल सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर सिंगल इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है वो कभी भी स्टैटिस्टिक्स का निर्माण नहीं कर पाती। स्टैटिस्टिक्स के लिए हमें चीजों को एग्रीगेट करना पड़ता है, चीजों को जोड़ना पड़ता है, तभी जाकर वो स्टैटिस्टिक्स बनता है या स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। ठीक है, तो ये एक बड़ी चीज है इसकी, जो कि इसकी एक कमी है। इसका एक नुकसान है कि ये केवल एग्रीगेट्स को ही पढ़ती है, एक अकेले या सिंगल सेट ऑफ डेटा को नहीं पढ़ पाती। मैं पढ़ता हूं ये पॉइंट आपके लिए, देखिए
स्टैटिस्टिक्स स्टडीज ओनली द एग्रीगेट ऑफ क्वांटिटेटिव फैक्ट्स, ठीक है। तो जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन लेती है और उन्हें भी एग्रीगेट करती है, इकट्ठा करती है, एक साथ जोड़ती है, अकेली इंफॉर्मेशन काउंट नहीं करती। इट डज नॉट स्टडी द स्टैटिस्टिकल फैक्ट रिलेटेड टू एनी वन पर्टिकुलर यूनिट। तो एक पर्टिकुलर यूनिट को ये कभी नहीं पढ़ेगी, ये एक साथ एग्रीगेट करेगी, इकट्ठे करेगी सभी डाटा को। एवरेज देखिए, एवरेज कभी भी एक सिंगल डाटा ही नहीं निकाली जाती। एवरेज के लिए आपको बहुत सारे डाटा को कलेक्ट करना पड़ता है और फिर उनको एग्रीगेट करना पड़ता है। तो देखिए एग्जांपल, इट मे बी स्टैटिस्टिकल फैक्ट दैट योर क्लास टीचर अर्न ₹50,000 पर मंथ, कि भाई आपका जो क्लास टीचर है 50,000 रुपए पर मंथ कमा रहा है, ये स्टैटिस्टिकल फैक्ट है। बट एज दिस फैक्ट रिलेट टू ओनली एन इंडिविजुअल, बट ये जो फैक्ट है एक इंडिविजुअल्स को बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है। सो इट डज नॉट डीम टू बी अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो इसलिए इसे स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट मैटर नहीं समझा जाता, ठीक है। However, it becomes a subject matter if we study the income of school teachers across all parts of the country। लेकिन अगर हम देश के सभी हिस्सों में टीचर्स की एवरेज इनकम को कैलकुलेट करना शुरू कर दे, तो आपने देखा देश के सभी टीचर्स को ये जोड़ देगा बेटे, तो ये एक स्टैटिस्टिकल फैक्ट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने एग्रीगेट किया, इसने सभी टीचर्स को एग्रीगेट किया। तो एक अकेले टीचर की इनकम स्टैटिस्टिक्स नहीं है, जबकि सभी टीचर की इनकम को अगर हम एवरेज निकालें तो वो स्टैटिस्टिक्स है। नेक्स्ट है होमोजीनिटी ऑफ डाटा इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट। होमोजीनिटी, समानता, होमोजीनिटी ऑफ डेटा एसेंशियल थिंग्स इन स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैट के अंदर डेटास का होमोजीनियस, होमोजीनियस को हिंदी में कहते हैं समानता या सिमिलर, समानता यानी कि सिमिलर, कि भाई जो सिमिलर डाटाज होते हैं। तो बेटे सिमिलर डाटाज का होना जरूरी है, सिमिलर डाटाज का होना जरूरी है। भाई आप जो कंपैरिजन करोगे, ठीक है, एक कॉमर्स के स्टूडेंट्स का कॉमर्स के स्टूडेंट्स के साथ ही करोगे, किसी साइंस के स्टूडेंट्स के साथ कंपैरिजन नहीं करोगे। तो जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनमें आइडेंटिकल चीज है कि भाई सभी अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, सभी बिजनेस पढ़ रहे हैं, सभी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। अब एक कॉमर्स के स्टूडेंट को हम साइंस के स्टूडेंट से कंपेयर करना शुरू कर दे, तो ये स्टैटिस्टिक्स का निर्माण नहीं करेगी। स्टैटिस्टिक्स के लिए होमोजिनिटी का होना यानी समानता का होना जरूरी है। भाई समान गुण उनके अंदर होनी चाहिए, समान चीजें उनके अंदर होनी चाहिए। देखिए, टू कंपैरिजन ऑफ डेटा, डेटा को कंपेयर या तुलना करने के लिए, एक पर्सन की दूसरे पर्सन से तुलना करने के लिए या एक ग्रुप की दूसरे ग्रुप से तुलना करने के लिए उनके बीच यूनिफॉर्मिटी या होमोजिनिटी या समानता का होना जरूरी होता है। डेटा ऑफ डाइवर्स क्वालिटीज एंड काइंड्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड। तो डाइवर्स यानी कि विभिन्न विभिन्न, अलग अलग, तो अलग अलग गुणों वाले डाटा को हम कंपेयर नहीं कर पाते क्योंकि उनमें समानता नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ। तो फूड ग्रेन का क्लॉथ के साथ कंपैरिजन कोई बनता ही नहीं है। फूड ग्रेन का दूसरे फूड ग्रेन से बनेगा, कंपैरिजन क्लॉथ से नहीं बनेगा। इट इज बिकॉज क्लॉथ इज मेजर इन मीटर। कोई क्लॉथ को तो हम मीटर में मापेंगे जबकि फूड ग्रेन को हम टन में मापेंगे। सो इसलिए स्टैटिस्टिक्स के अंदर कंपेयर करने के लिए होमोजिनिटी का होना बड़ा जरूरी होता है। फोर्थ पॉइंट है आपका, रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज बेसिस। तो एवरेज बेसिस पर ही रिजल्ट जो है वो ट्रू मिलते बेटे। देखो स्टैटिस्टिक्स भी कभी भी एब्सोल्युटली करेक्ट इंफॉर्मेशन आपको नहीं देती, एवरेज बेस पे आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है। आपने मीन निकाला होगा कई बार, तो मीन की जो आंसर आती या वैल्यू आती थी वो पॉइंट्स में आती थी, और पॉइंट्स जैसे कि 20.70 ये आने के बाद हम ब्रैकेट में लिख लेते थे अप्रोक्सीमेटली, यानी कि लगभग इतना ही है। तो स्टैटिस्टिक्स भी कभी भी एक साथ एब्सोल्युटली ट्रू वैल्यूज आपको नहीं दे पाता। ये भी जो रिजल्ट निकलते हैं वो एवरेज बेसिस पर ही निकल पाते हैं, जिसे हम एब्सोल्युटली ट्रू नहीं कह सकते। So most statistical findings are true only on average basis। तो ज्यादा जो statistical findings होती है वो average basis पर ही true मिलती है। They express only in the broad tendencies। ठीक है, इन्हें केवल broad tendency में average दिखा के हम सही बोल देते हैं। Unlike the law of natural science, statistics observation are not error free। ठीक है, तो लॉ ऑफ नेचुरल साइंस की तरह स्टैटिस्टिकल जो है वो एरर फ्री नहीं होती, उनमें
नेचुरल साइंस जो होता है, साइंस जो होती है, वहां जो रिजल्ट है वो एब्सोल्युटली ट्रू आपको मिलते हैं, पूरी तरह से सही मिलते हैं। बट जो स्टैटिस्टिकल चीजें होती है एवरेज बेसिस पर ही हम उन्हें सही ले सकते हुए थे, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है या गलत हमें नहीं पता लग पाता। भाई स्टैटिस्टिकल में हम डाटा कलेक्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, सामने वाले ने अगर रॉन्ग ही इन्फॉर्मेशन हमें सप्लाई की है तो वो जो कंक्लूजन निकलेगा वो सही कैसे निकल सकता है? रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहा है सामने वाला तो सही नहीं निकल पाएगा। इसलिए कहा जाता है कि जो स्टैटिस्टिक्स होती है उसमें जो रिजल्ट्स होते हैं वो एवरेज बेसिस पर ट्रू माने जाते हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल इफ इट इज सेड दैट पर कैपिटा इनकम इन इंडिया इज 50,000 पर एनम, अगर हम कह रहे हैं भाई कि इंडिया के अंदर जो पर कैपिटा इनकम है वो 50,000 पर एनम है बेटे, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि सभी व्यक्ति 50,000 ही कमाते। भाई हमने एक एवरेज निकाल के दी है, हो सकता है कोई 2.5 लाख कमाता हो, 10 लाख कमाता हो, 1 करोड़ कमाता हो, और हो सकता है कोई 5,000, 2,000 या 1,000 कमाता हो। तो जो स्टैटिस्टिक्स में रिजल्ट निकल कर आते हैं एवरेज बेसिस पर निकल कर आते हैं भाई, एवरेज। अब भाई हमने देखा कि 10th क्लास में मान लीजिए मैथमेटिक्स में एवरेज मार्क्स बच्चों के आए हैं 70, एवरेज मार्क्स 70, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि सभी बच्चों के 70 मार्क्स है भाई, किसी के 80 भी हैं, किसी के 95 भी है, किसी के 40 भी है, 45 भी है, बट हमने एक एवरेज निकाल दी कि भाई एवरेज मार्क्स 70 है। तो इसलिए कहा जाता है कि स्टैटिस्टिक्स में जो डेटाज आते हैं, ठीक है, ये एवरेज बेसिस पर ही ट्रू माने जाते हैं, एब्सोल्युटली ट्रू नहीं कहलाते बेटे। ठीक है, 5th पॉइंट देखिए, विदाउट रेफरेंस, बिना रेफरेंस दिए रिजल्ट्स में प्रूव टू बी रॉन्ग। तो बेटे रेफरेंस का मतलब होता है सोर्स ऑफ डाटा, जहां से आपने वो डाटा या आपने वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, जहां से आपने वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उसे हम सोर्स ऑफ डाटा कहते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स में जब भी आप कंक्लूजन देते हो, जब भी आपको रिजल्ट प्रदान करके देते हो, तो वहां पर उसका रेफरेंस, उसका सोर्स हमेशा दिया जाता है बेटे। ठीक है, जैसे जब जीडीपी निकाली जाती है हर देश की, अमेरिका की, इंडिया की, चाइना की, रशिया की, जापान की, तो नीचे रेफरेंस दिया जाता है भाई कि ये जीडीपी किसने निकाल कर दी है। ठीक है, कि भाई वर्ल्ड बैंक ने निकाल के दी है, या आईएमएफ ने निकाल के दी है, या कोई और स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसने निकाल के दी है। ठीक है, तो ये सब डाटा का रेफरेंस दिया जाता है। जैसे इंडिया में जब भी पॉवर्टी निकल जाती है या अनएम्प्लॉयमेंट निकाली जाती है तो बताया जाता है भाई कि स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने आपको डाटा निकाल कर दिए हैं, तो वो होता है रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब होता है सोर्स ऑफ डाटा, यानी कि किन संस्था ने ये इंफॉर्मेशन आपको दी है, कौन सा सोर्स है जहां से इंफॉर्मेशन आपको मिली है, सोर्स ऑफ डाटा। तो इसीलिए कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कंक्लूजन प्रिसाइजली, तो कंक्लूजन को अच्छे से समझने के लिए इट इज नेसेसरी दैट द सर्कमस्टेंस एंड कंडीशन अंडर विच दीज कंक्लूजन हैव बीन ड्रॉन आल्सो स्टडीज। तो भाई किन सर्कमस्टेंसेस में, किन स्थितियों में, किन कंडीशन में ये डाटा कलेक्ट किए गए हैं, ये सब आपको बताना पड़ता है, इसे ही हम रेफरेंस कहते हैं। अदरवाइज दे मे बी प्रूव रॉन्ग, अगर आपके पास रेफरेंस नहीं है उसका तो फिर ये डाटा आपके गलत समझे जाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, इन द बिजनेस ऑफ क्लॉथ प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग 3 years मे बी 1,000, 2,000, 3,000। तो भाई क्लॉथ के बिजनेस में ये प्रॉफिट आपको हुए। ऑन द अदर हैंड पेपर इंडस्ट्रीज में आपको प्रॉफिट हुआ 3,000, 2,000, 1,000। डज द एवरेज प्रॉफिट इन बोथ द बिजनेस कम्स टू 2,000 पर एनम। तो दोनों ही बिजनेस का जब हम एवरेज प्रॉफिट लेंगे वो 2,000 निकल आएगा। इट मे लीड टू कंक्लूजन दैट बोथ द बिजनेस हैव सिमिलर इकोनॉमिक स्टेटस। तो हो सकता है ऐसा माना जाए कि दोनों का इकोनॉमिक स्टेटस समान हो, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है बेटे। 6th पॉइंट है कैन बी यूज्ड ओनली बाय एक्सपर्ट। तो भाई जो स्टैटिस्टिकल डाटा होते हैं दे कैन बी यूज्ड ओनली बाय एक्सपर्ट, तो इन्हें केवल एक्सपर्ट ही यूज कर सकते हैं, कोई सिंपल पर्सन, ठीक है, जो होते हैं आम व्यक्ति इनका यूज नहीं कर पाते। So statistics can be used only by those person who have some special knowledge regarding statistical method। तो ऐसे लोग जिन्हें statistical method की पूरी नॉलेज है, स्टैटिस्टिकल तरीके, स्टैटिस्टिकल ज्ञान उनको है, मेथड उन्हें पता है, वही इन डेटास का यूज कर सकता है। जिन्हें इन स्टैटिस्टिकल मेथड का ज्ञान नहीं है, जिन्हें नहीं पता इन चीजों के बारे में, वो इन इंफॉर्मेशन का यूज नहीं कर पाएगा। Those who are ignorant, जो लोग इग्नोर्ड होते हैं यानी अज्ञान, इग्नोरेंस का मतलब होता है हिंदी में अज्ञानता, तो जो लोग अज्ञान होते हैं वो इन स्टैटिस्टिकल मेथड को सेंसिबली यूज नहीं कर पाएंगे। सो देयरफॉर वी कैन सेड दैट द डेटा इन द हैंड्स ऑफ अनक्वालिफाइड पर्सन इज लाइक अ मेडिसिन इन द हैंड ऑफ क्वाक
who may abused it, ठीक है। तो बेटे इसीलिए एक इग्नोरेंस व्यक्ति के हाथ में अगर स्टैटिस्टिकल डाटा पहुंच गए तो वो उसका कोई यूज नहीं कर पाएगा, वो उसे डिस्ट्रॉय और कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए इनका यूज केवल एक्सपर्ट ही कर पाते हैं। और लास्ट पॉइंट है प्रॉन टू मिसयूज। मिसयूज यानी कि गलत प्रयोग करना, और प्रॉन का मतलब होता है इच्छुक। तो कई लोग अपनी इच्छा से इसे गलत यूज कर लेते हैं, इसका खराब प्रयोग कर लेते हैं, मिसयूज कर देते हैं इन डाटा का। सो मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा इज वेरी कॉमन। तो आज के समय बहुत बार इनका मिसयूज होता है। Statistics may be used to support a pre-drawn conclusion even when it is absolutely false. तो चाहे डाटा कितने ही फॉल्स क्यों ना हो, ये हमेशा कंक्लूजन के लिए तैयार किए जाते हैं बेटे, ठीक है। कंक्लूजन निकालने के लिए ये लिए जाते हैं। सो इट इज यूजुअली सेड स्टैटिस्टिक्स लाइक्स अ क्ले। क्ले यानी कि चिकनी मिट्टी होते हैं बेटे, और उस चिकनी मिट्टी से हम कुछ भी बना सकते हैं। तो इसीलिए ये लाइन कही जाती है कि स्टैटिस्टिक्स आर लाइक क्ले बाय विच यू कैन मेक अ गॉड और अ डेविल एज यू प्लीज। तो चिकनी मिट्टी से आप चाहो तो भगवान की तस्वीर या भगवान की मूर्ति बना सकते हो, या फिर डेविल्स यानी कि शैतान की मूर्ति बना सकते हो। तो इसी तरह स्टैटिस्टिकल डाटा जो होते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम उनका मिसयूज करते हैं, गलत प्रयोग करते हैं, या उनका सही यूज निकालकर देश की भलाई के लिए प्रयोग करते हैं। सो मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज इंडीड इट्स ग्रेटेस्ट लिमिटेशन। तो स्टैटिस्टिक्स को मिसयूज करना इसकी एक बहुत बड़ी कमी मानी जाती है।